नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आज सुबह हम और आप जब सो रहे थे, उरी में भारतीय सेना पाकिस्तान से आए आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। रात के घने अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर घुसे आतंकियों ने उरी आर्मी बेस कैंप पर आज सुबह हमला किया। हमला उस समय किया गया जब सुरक्षा में तैनात जवानों की ड्यूटी बदल रही थी, लेकिन यह हमला उस आर्मी कैंप पर किया गया जिसे सबसे सुरक्षित कैंप माना जाता है। सवाल है कि आखिर हम कब तक ऐसे आतंकी हमलों को झेलते रहेंगे? क्या समय आ गया है कि आतंकियों और उनके रहनुमा पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए? क्या युद्ध एकमात्र विकल्प है या दूसरे विकल्प अभी हो सकते हैं? इन्हीं सवालों पर बातचीत करेंगे। अपनी खास पेशकश अब की बार आर पार में हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत ही ग्रैंड पैनल है, लेकिन उससे पहले बहुत जल्दी से देखते हैं यह रिपोर्ट। रात के अंधेरे में पाकिस्तान का कायराना हमला। पाकिस्तान से आतंकी हमले की ये एक और तस्वीर है। रविवार की सुबह करीब 5 बजे जम्मू कश्मीर के उरी में यह हमला हुआ। एक फिदायीन हमला हुआ है उरी में, वो निंदनीय है और देश की एकता को एक बहुत बड़ा चुनौती हमारे पड़ोसी देश की तरफ से हुई है। पिछले 14 सालों में सेना के कैंप पर यह सबसे बड़ा हमला है। 9 महीने में दूसरी बार पाकिस्तान से आए आतंकियों ने सेना के कैंप को निशाना बनाया। अनफॉर्चुनेटली हमारे 17 जवान शहीद हो गए हैं और 4 टेररिस्ट मारे गए हैं। उरी में डोगरा रेजिमेंट के कैंप पर यह हमला हुआ। हमले में 17 जवानों के शहीद हो जाने की पुष्टि सरकार ने की है। भारतीय सेना ने सभी 4 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे भारतीय सीमा में ये आतंकी सारे सुरक्षा इंतजामों के बाद भी घुसपैठ में कामयाब हुए। बार बार संकेत इस बात के हो रहे हैं कि हम अपनी सुरक्षा करने में क्या अक्षम हैं, क्या हम कहीं पर चूक रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी पीओके के पास लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी को पार कर घने जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर घुसपैठ करने में कामयाब हुए होंगे। आतंकी झेलम के रास्ते सलामाबाद नाले को पार कर एलओसी पर लगे बाड़ को काट कर कैंप तक पहुंचे। आतंकियों ने बेस पर सुबह जवानों की ड्यूटी की अदला बदली का फायदा उठाया। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने काफी देर तक मुआयना करने के बाद सुबह करीब 5:30 बजे कैंप के पिछले हिस्से में बनी दीवार फांदी और कैंप के अंदर दाखिल होते ही ग्रेनेड और अत्याधुनिक हथियारों से हमला कर दिया। इस आर्मी बेस के पीछे की तरफ पहाड़ है, उसी से सटा लाइन ऑफ कंट्रोल है। जिस कैंप पर आतंकियों ने हमला किया है वो एलओसी के पास के सबसे बड़े बेस में से एक है और यहाँ कई अहम हथियार रखे जाते हैं। तो ये एक प्रॉक्सी वार है इसमें, और एक देश जो है पाकिस्तान जो इसी में लगा हुआ है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी मचाई जाए, यहाँ पर इस प्रकार की बात कर रहा है। एक गुट ने सबसे पहले कैंप के अंदर ग्रेनेड फेंका और दूसरा गुट आर्मी बेस के प्रशासनिक बैरक में घुस गया और अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। हमले के वक्त डोगरा रेजिमेंट के जवान ड्यूटी खत्म कर सो रहे थे। आतंकियों ने लगातार ग्रेनेड फेंके जिसकी वजह से कैंप में आग लग गई। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की गोली से नहीं, कैंप में लगी आग ने ज्यादातर नुकसान पहुंचाया। हमले के 6 घंटे के भीतर ही पैरा कमांडो ने आतंकियों को मार गिराया। मनीष शुक्ला के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, उरी। तो आपने देखा किस तरह से हमला किया गया, कितना बोल्ड ये अटैक था, जो बहुत ही सुरक्षित ये सिक्योरिटी जोन माना जाता है उरी का, वहां पर आतंकवादियों ने यह हमला किया है। ये हमला कैसे मुमकिन हुआ है ये सब अभी इस रिपोर्ट में आपने देखा, लेकिन अब सवाल है कि इसका जवाब क्या, क्योंकि इस तरह के हमले लगातार हम लोग झेलते रहे हैं। ज्यादातर नहीं बीते हैं, 8-9 महीने हुए हैं। पठानकोट में इसी तरह से एक आईएफ बेस कैंप में हमला हुआ था और उसमें 7 जवानों की मौत हुई थी। आज 17 जवान शहीद हुए हैं। हमारे साथ ग्रैंड पैनल है, जैसा कि हमने आपको बताया था। कमर आगा साहब हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। प्रफुल्ल बख्शी जी हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। जीडी बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। जेके त्रिपाठी, फॉर्मर डिप्लोमेट। अमित रैना, रूट्स इन कश्मीर से हैं। प्रेम शुक्ला, स्पोक्समैन बीजेपी। प्रियंका चतुर्वेदी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। और शफकत सईद, डिफेंस एक्सपर्ट, पाकिस्तान से हमारे साथ होंगे। लेकिन शुरुआत कमर आगा साहब आपसे। लगता है कि डिप्लोमेसी के सारे रूट्स अब बंद हो गए हैं और अब आर पार का वक्त आ गया है। देखिए, कई चीज़ें हैं, इसका जवाब तो देना पड़ेगा, सख्ती से देना पड़ेगा।
तो बहुत सी चीज़ें हैं, उसके साथ साथ डिप्लोमेसी भी काम होगी, का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस तरह से नहीं हो सकता। बहुत से ऑप्शंस होते हैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उनका इस्तेमाल करेगी और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही कुछ ना कुछ इसका किया जाएगा। कई चीज़ें हैं, पहली बात तो ये इसकी टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पाकिस्तान ने जान के किया क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास इस समय चल रहा है न्यूयॉर्क में, तो इसी वजह से इसको निशाना बनाया और ताकि फिर उसके बाद इसको ग्लोबल लेवल पे वो एक प्रोपेगेंडा कर सकें भारत के ख़िलाफ़। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी हालात बहुत ख़राब हैं, तो हमने ये देखा है कि जब भी अंदर उनके हालात ख़राब होते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि भारत में कश्मीर को करे, और उन्हीं ने पिछले 10, 15, 20 साल के अंदर देखा जाए तो हुर्रियत को भी अपना, उनके कई स्टेक होल्डर हैं, हुर्रियत है वहाँ पे, फिर कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं हैं 1-2 जो उनके लिए काम करती हैं, फिर मिलिटेंट हैं जो उनकी स्ट्राइक करते हैं। तो ये लगातार साइकिल है जो वहाँ पे चल रहा है। इसको मैं समझता हूँ कि टाइम लगेगा तोड़ने में। सर ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही एंटिसिपेटेड अटैक था, ये कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि बहुत सारी वजह थी इसके पीछे। जिस तरह से सिविल अनरेस्ट चल रहा है कश्मीर में, हम सब जानते हैं, उसको दबाना नहीं चाहता पाकिस्तान, चाहता है कि उसे हवा मिलती रहे जी बिल्कुल। और ये कह रहे हैं कि 3 pronged स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है पाकिस्तान। जो सिविल अनरेस्ट चल रहा है उसको बढ़ाते रहो, आतंकवादी हमला करवाते रहो और इंटरनेशनल फोरम पे बात अपनी उठाते रहो। जीडी बख्शी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो आर पार की हम लोग बात कर रहे हैं, इस वक्त इस हमले के बाद हमारे देश में भी माहौल है, आम जनता को लगता है कि वाकई आर पार का वक्त है, आपको भी लगता है? जीडी बख्शी साहब। बिल्कुल साहब, अगर आप नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? देखिए, बात ऐसी है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 30 साल से हमने जो है पाकिस्तान के एसिमेट्रिक युद्ध के खिलाफ एक टोटली रिएक्टिव, डिफेंसिव और जो है कॉन्सिक्वेंस मैनेज्ड अप्रोच इख्तियार किया हुआ है। हमने सीमा के पार, एलसी के पार, आईबी के पार एक हमला नहीं किया, एक भी हमला नहीं किया जिसके हम पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ा सकें, पाकिस्तान को हम डिटर कर सकें या पाकिस्तान में कोई हम डिटरेंस पैदा कर सकें कि वो इस प्रकार के हमले बंद करें। हमले पे हमले होते गए हैं, हमारे यहाँ से सिवाय बातचीत के कोई विकल्प नहीं, ये कहा जा रहा है। और हमारे देश में एक बुद्धिजीवी तबका है जो यहाँ पे डरा डरा के मरा रहा है हमको कि साहब आपने एक कदम पार लिया इंटरनेशनल बॉर्डर या एलसी के और भूम जो है पूरी दिल्ली न्यूक्लियर होली स्मोक में उड़ जाएगी। ये शराब बकवास है साहब। 3 महीने कारगिल का युद्ध चला और कुछ एक भी बम आपने नई दिल्ली पे गिरते देखा? ये खुद को डरा डरा कर मरा देने का जो हमारे पूरे ऑप्शंस खत्म कर दिए हैं, हमको रिएक्टिव, डिफेंसिव बना दिया है और सारा जो इनिशिएटिव है, सारी पहल आपने पाकिस्तान के हाथ में छोड़ दी है। कब, कहां और किस पे वो हमला करना चाहे, ये चॉइस पाकिस्तान के पास है। हम केवल और केवल अपना बचाव कर सकते हैं या कोर्ट ऑफ इंक्वायरियां कर सकते हैं कि साहब ये हमला क्यों हुआ, हमने तो वार्निंग दे दी थी, जनरल इंटेलिजेंस वार्निंग थी, ये सो रहे थे, वो जाग रहे थे, आप भी सो रहे थे, 30 साल से आप सो रहे हैं जी। अब समय आ गया है कि हम पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ाएं। 17 जानें हमारी गई हैं साहब, बिल्कुल, ये कोई मजाक नहीं है कि आप 2 दिन कुछ बयानबाजी करें और खत्म कर दे। बिल्कुल, 17 जवानों की मौत, 17 जवान शहीद होते हैं, वो ये कीमत बहुत बड़ी कीमत है। और हमारे साथ जेके त्रिपाठी जी भी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। आपको लगता है सर कि जो डिप्लोमेसी के रास्ते हैं वाकई बंद हो गए हैं, बातचीत के लिए वाकई इच्छुक नहीं है पाकिस्तान, उसकी नियति साफ नहीं है, वो बात करना ही नहीं चाहता? देखिए, डिप्लोमेसी के रास्ते कभी भी बंद नहीं होते। ये कहा जाता है कि डिप्लोमेसी में एक ऑप्शन बातचीत का हमेशा खुला रहता है और हमेशा खुला, लेकिन सामने वाला पक्ष तैयार कहाँ है? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सामने वाले पक्ष को डील करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है। देखिए, एक तो पूरा तरह फुल फ्लेजेड वॉर आप उसके खिलाफ डिक्लेयर कर दीजिए। वॉर जो है इंटरनेशनली इलीगल है और वॉर आप डिक्लेयर करेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा आपका नहीं होने वाला है। दूसरा ये है कि आप लिमिटेड अटैक उन ठिकानों पर कीजिए जहां टेररिस्ट या आतंकवादी जो हैं ट्रेन किए जाते हैं। उसमें भी आपको एक छोटी सी वो ये हो सकती है कि पाकिस्तान तो अपने लोगों को कश्मीरियों का बना करके या
वो करके जिहादी करके भेज रहा है। अभी तक हमने जरा हम भी ये नहीं जेस्चर नहीं दिखाया इस तरह का, जैसा कि जीडी बख्शी साहब कह रहे थे। और आपको लगता है प्रफुल्ल बख्शी जी की जो बात त्रिपाठी जी ने कही है कि डिप्लोमेसी के रास्ते कभी बंद नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ सक्सेसफुल होते हुए भी नहीं दिख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि डिप्लोमेसी का रास्ता आप अपनी तरफ से खोल के रखिए, सक्सेस हो या ना हो। आपकी सक्सेस तो होगी ऑन द ग्राउंड जब आप उनको अपने कार्यक्रम में उनको बाधा डालेंगे और रोकेंगे, और उसके लिए आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, जैसे जीडी बख्शी साहब ने कहा था। देखिए, हमको पता है कहाँ से अटैक आ रहा है, कहाँ से ट्रेनिंग हो रही है। आप कहते हैं कि पीओके आपका अपना अभिन्न अंग है और आपका हिस्सा है, आप अपने हिस्से में ही कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे कि आपने कारगिल में किया। उसमें क्या प्रॉब्लम है? किसको काय का डर है? किसकी चिंता है? ये जो चीज़ है ये हमारी नीति में किसी तरीके से समा नहीं रही है। और जो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट और उन्होंने बख्शी साहब ने और दी थी कि हमको न्यूक्लियर का डराया धमकाया जा रहा है, जैसे आप कल आज भी ये रक्षा मंत्री पाकिस्तान उन्होंने किया। शफकत सईद हमारे साथ हैं, उनसे एक रिएक्शन लेते हैं। शफकत सईद, आपको लगता है कि इस आतंकी हमला करा के आप कश्मीर हासिल कर लेंगे? आपको लगता नहीं कि आप मुगालते में हैं? शफकत सईद अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनसे ये सवाल जरूर करेंगे। प्रफुल्ल बख्शी, आप कह रहे थे कि इस तरह के अटैक्स हम कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए, एक संदेश देने के लिए। बिल्कुल, इस समय आपने म्यांमार में किया, और आपको म्यांमार में किया या हो ना किया होता, आप उसकी क्या पहल क्यों करते हैं? आपके पास पूरी की पूरी ट्रेन मैन पावर है, आपके पास में एयर एलिमेंट्स हैं, आपके पास एयर सर्वेलेंस एलिमेंट्स हैं, आपके पास में नाइट फाइटिंग एलिमेंट्स है, सब कुछ है आपके पास में। आप उनको लिमिटेड अटैक करिए और उनको डिफेंसिव में रखिए। जब तक आप उनको डिफेंसिव में नहीं रखेंगे, पाकिस्तान की आर्मी ऑन द रन नहीं रहेगी, तब तक वो आपको इस तरीके से दबाने की कोशिश करते रहेंगे। आप रिएक्ट करते रहेंगे, दुनिया को बताते रहेंगे, देखिए हमेशा हम लोग रिसीविंग एंड पे ही क्यों है? और प्रूव करते रहेंगे कि ये देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। प्रेम शुक्ला, आपसे जाना चाहेंगे, हम लोग हमेशा रिसीविंग एंड पर हैं। यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, सबका ये कहना है कि आप एक छोटा अटैक तो कर सकते हैं, फुल फ्लेजेड वॉर नहीं, लेकिन एक संदेश देने के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजनाथ सिंह भी कहते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और उसे अलग थलग करना चाहिए। माना जाए कि अब ये कदम उठाए जाएंगे? निश्चित तौर पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा का सीधा संदेश है कि जिन लोगों ने आतंकवादियों को प्रायोजित किया है, जिन्होंने उनको प्रशिक्षित किया है, जिन्होंने उनको बारूद दिया है, जिन्होंने उनको गन दिया है, उन हाथों को तोड़ा जाना जरूरी है और तोड़ा जाएगा। जी, और अब अभी एक अपडेट आया हमारे पास, हमको अभी बताया गया है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर वही पुरानी बात की है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, सब कुछ प्रूव हुआ है। इस अटैक के बाद जो कुछ सामान मिला है उसमें पाकिस्तान, उसमें मेड इन पाकिस्तान का साफ तौर पर जिक्र है और स्टैंप है, जिससे ये साबित होता है कि जो टेररिस्ट यहाँ पे सामान कैरी कर रहे थे वो पाकिस्तान में बना हुआ था, साफ साबित होता है। और जैश ए मोहम्मद का हाथ भी इसमें है, ये भी कहा गया है। प्रियंका, आपको लगता है कि अब वाकई एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है और उसमें सभी राजनीतिक पार्टियों को सरकार के साथ होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये शुरुआत इसी से करूंगी कि हमारा साथ देश की सुरक्षा के हित तरफ है, हमारी देश की आर्मी की तरफ है, और जो भी सरकार कदम उठाएगी हम उनके साथ हैं, हाथ में हाथ के लेकर खड़े हैं। पर कुछ सवाल उठ खड़े होते हैं और आज का दिन नहीं है जहां मैं ये सवाल उठाऊं, पर हाँ ये पूछना बहुत ज़रूरी है। आज आपके एक पैनलिस्ट कह रहे हैं कि कुछ तबके के लोग हैं जो न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट की बात करते हैं, कुछ तबके के लोग हैं जो वॉर मना करते हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ, ये कुछ तबके के लोग आज सत्ता में नहीं हैं। आज सत्ता में वो पार्टी है जिसने 2014 में कहा था कि किसी एक जन को भी देश के अंदर घुसने नहीं देंगे, हम सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारे साथ पठानकोट हुआ, 7 लोग हमारे साथ जवान शहीद हुए, आज 17 हुए। कब हमारे जो शब्द हैं, जो आज डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, होम मिनिस्टर बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, कब ये शब्द एक्शन में टर्न होंगे? और कब हम पाकिस्तान से जो अकाउंटेबिलिटी की हम बात करते हैं या कहते हैं कि हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे,
कब हम ये एक्शन में देखेंगे, कब हम एक पुख्ता स्ट्रैटेजी देखेंगे कि इस तरीके के हादसे सिर्फ डिनाउंस करने की बजाय हम ऐसे एक्शन लें जहां पाकिस्तान भी जो अपनी स्ट्रैटेजी, आपने कहा वो अपनी 3 pronged स्ट्रैटेजी चलाए चला जा रहा है, वो अपनी स्ट्रैटेजी पे कायम है, पर हम अपनी रिटेलिएटरी स्ट्रैटेजी कुछ नहीं कर पा रहे हैं या अपनी स्ट्रैटेजी को सेफगार्ड नहीं कर पा रहे हैं अपने देश को। तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है और सरकार इसको लेकर कोई भी कदम उठाए हम उनके साथ खड़े हैं और जो भी देश हित में काम बनेगा हम उनका समर्थन देंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम इस गंभीर मसले में, जो कि एक राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्र के सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर सभी पार्टियां एक मत हैं। ये बहुत बहुत अच्छा संकेत है। अमित रैना, आपको भी लगता है कि वाकई अभी तक एक टफ मैसेज नहीं दिया गया है पाकिस्तान को और इसी वजह से उसके हौसले लगातार बुलंद होते रहे हैं? अब आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही सख्त लहजे में बात की, आपको लगता है कि वाकई जैसे कि हमारे तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इस तरह का संदेश देने की शुरुआत होगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस 2016 में 6ठा ऐसा अटैक था जो आर्म फोर्सेस पे हुआ है। आपका पठानकोट था, आपका पांपोर था, आज ये है, और हर बार भाषणबाजी हुई है, कड़ा संदेश दिया गया है, बट इट हैज़ नेवर बीन फॉलोड अप। आपका पाकिस्तान आज भी मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस में है। आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं, कहते हैं वॉर नहीं कर सकते, तो कम से कम MFN स्टेटस तो हटा सकते थे। तो एक्शंस जो हैं आज गवर्नमेंट के वो फॉलो नहीं कर रहे वर्ड को। 2014 में जब सरकार बनी तो सरकार ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक्स का ऑप्शन हमारे पास है। इन 2.5 सालों में सर्जिकल स्ट्राइक्स अगर मैंने कहीं देखे तो हिंदी फिल्में बन चुकी हैं उस पर, मगर भारत सरकार के साइड से कोई सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने अभी तक होते हुए नहीं देखा है। तो मतलब पाकिस्तान के रेफरेंस में मैं कह रहा हूँ, तो जब तक एक्शन फॉलो नहीं होगा, आप कुछ भी कहते रहिए, आपके कहने से कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो आपका कहना है, क्योंकि अगर आप उसको एक्शन से फॉलो नहीं कर रहे तो दुनिया नहीं मानने वाले कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। प्रेम शुक्ला, क्यों हम लोग हिचकते रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक जिसकी बात अमित रैना कर रहे हैं, आखिर उससे हम लोग हिचकते क्यों रहे हैं? क्यों बचते रहे हैं? क्यों नहीं हमने किया ये? हम निश्चित तौर पर हिचकेंगे नहीं। जो रणनीतिक तौर पर आतंकवादियों के कमर को तोड़ने के लिए आवश्यक इंतजार कब तक करेंगे? निश्चित तौर पर उठाया जाएगा। इंतजार कब तक करेंगे? पठानकोट से लेकर आज पूरी तक 7 घटनाएं हो चुकी हैं, कितना इंतजार करेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर किया जाएगा। नहीं, वो तो 30 वर्षों का इतिहास है और आपको प्रियंका जी ने कहा ही कि सरकार में इसके पहले जो लोग बैठे थे वो बुद्धिजीवी थे और डरते थे, स्वयं प्रियंका जी ने स्वीकार किया है। अब डरने वाले लोग नहीं, लीडर लोग सरकार में बैठे हैं और आवश्यकता पड़ने पर घुसकर आतंकवादियों की छाती पर उनको मारा जाएगा। कमल आगा, आपको लगता है कि अगर इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हम लोग जाते हैं तो फुल स्केल वॉर का खतरा है, इस वजह से हम लोग बचते हैं, हिचकते हैं? देखिए, कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट का एजेंडा जो है वो डेवलपमेंट का है और वो डेवलपमेंट के एजेंडे से नहीं हटना चाहते। उस वजह से बहुत सी चीज़ें पोस्टपोन हो जाती हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो गई, लेकिन राष्ट्र हित की या राष्ट्र सुरक्षा के ऊपर थोड़ा डेवलपमेंट आता है। नहीं, डेवलपमेंट, देखिए, अधिकतर लोगों का मानना ये है कि ऐसा बहुत बड़ा ख़तरा अभी तक भारत के ऊपर नहीं हो पाया। कुछ जगहों पे अटैक हुए हैं, कुछ जगहों पे उसको कंटेन करने में लिए इनकी एक नीति थी। इन्हीं ने पहले बातचीत की। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। पहली नीति ये थी कि बातचीत से अगर मसले हल हो जाएं तो अच्छा है, अगर बातचीत नहीं होती तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेंज नज़र आता है मोदी जी की बातचीत में, कि अब जो है उनका काफ़ी सख्ती उनके स्टेटमेंट्स में और पाकिस्तान को लेके, फिर जिस तरीके से उन्हीं ने बलूचिस्तान का मसला उठाया है, फिर दूसरी चीज़ें नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी बौखलाया हुआ भी नज़र आता है। तो मुझे वो चेंज नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आइंदा आने वाले समय में ये और इनमें सख्ती आएगी और आज का जो स्टेटमेंट था वो इस बात को दर्शा रहा है। जी.डी. बख्शी, आपसे जानना चाहेंगे, राजनाथ सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, उसे अलग थलग करना चाहिए। शुरुआत हम क्यों नहीं करते हैं? भारत क्यों नहीं पहले टेररिस्ट स्टेट घोषित करता है पाकिस्तान को? आप लॉबिंग करते हैं, चाहे वो NSG में एंट्री की बात हो, MTCR में एंट्री की बात हो, उसके लिए आप लॉबिंग करते हैं। आप पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करवाने के लिए लॉबिंग क्यों नहीं करते? देखिए, पाकिस्तान को ये जो छोटे मोटे डिप्लोमेटिक जो हम वार करें उसके ऊपर, वो मेरा ख्याल इम्यून हो चुका है। आपको पाकिस्तान से उस भाषा में बातचीत करनी पड़ेगी
जो नवाज शरीफ साहब को नहीं, राहिल शरीफ साहब को समझ में आती है। वहां की जो फौजी हुक्मरान है वो बिल्कुल ही अपने ही वो कंट्रोल कर रहे हैं वहां की सिविल सरकार को, वो एक मुखौटा मात्र है वहां पे। आपको वो भाषा अख्तियार करनी होगी जो राहिल शरीफ और पाकिस्तान की फौज को समझ आती है, और वो है फौजी भाषा, ताकत की भाषा। इसके बगैर उसने कुछ भी कम ये बंद नहीं करना। आपके सारे डिप्लोमेसी के हथकंडे उसे महज मजाक लगते हैं, वो भी उसका जवाब आपको घुमाता रहता है। आज भी वो कह रहा है हमने तो हमला किया ही नहीं। आज एक वहां पे सज्जन पाकिस्तानी बोल रहे थे ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, आपने खुद अपने 17 आदमी मरवा दिए हैं। ऐसे ऐसे बकवास आपको सुनने को मिलेंगे अगर आप बातचीत का ही तरीका अख्तियार करते रहे। अफसोस की बात यह है कि इस देश में पाकिस्तान से बातचीत एक कॉटेज इंडस्ट्री बन गई है। बहुत सारे लोग उस पर फ्री राइड बिजनेस क्लास में ले रहे हैं। पाकिस्तान के ISI के पैसे खाकर ही हम अमेरिका में कभी जाते हैं, वहां पे ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, न जाने कौन से ट्रैक, जबकि एक ट्रैक अप्रोच आपको लेना है। पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ाइए प्लीज, नहीं तो आपकी जानें जाती रहेंगी। ये डेवलपमेंट का एजेंडा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें मेरा एक सैद्धांतिक सवाल है, आप एक आम भारतीय की जान की क्या कीमत लगाते हैं? 17 भारतीय मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है। एक आपके 80,000 भारतीय मर चुके हैं अभी से, 1980 से लेकर आज तक 21,000 पंजाब में, 45,000 जम्मू कश्मीर में, और 15,000 पूरे भारतवर्ष में। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल पे आप ये आंकड़े पढ़ लीजिए। अब मुझे बताइए इन 80,000 जानों की क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं, क्योंकि ये जुलू कैटेगरी में नहीं, ये जुलू कैटेगरी में नहीं है, इसलिए इनकी जान की कोई कीमत नहीं है। आप यू कैन जस्ट मूव ऑन, यू कांट। आपको जवाब देना होगा अब अपनी देश की जनता को कि उसका खून इस तरह नहीं बहाया जा सकता। बिल्कुल, और बगैर पाकिस्तान को कोई जवाब दिए, वापस तमाचा दिए।